वेलोसिटी को निकालते हैं। अ, चलो इसको ऐसे लिख देता हूं मैं। एवरेज वेलोसिटी को निकालते हैं, टोटल उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है डिवाइडेड बाय उसने टोटल टाइम कितना लिया है। ठीक है, तो अगर पार्टिकल मान लो, हो सकता है स्ट्रेट लाइन पे जाए, हो सकता है स्ट्रेट लाइन पे ना भी जाए, लेकिन फॉर्मूला हमेशा यही लगाना है कि उसने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है और उसने टोटल कितना टाइम लगाया है। अगर इन केस वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा, ठीक है, मान लो स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और जब वो यहां पर था, ठीक है, तो यहां पर जब था तो टाइम मान लो t1 का था, और यहां जब पहुंचता है तो टाइम t2 हो जाता है। तो हमें इसके बीच में उसकी एवरेज वेलोसिटी चाहिए। जब वो यहां पर है तो इसने x1 की दूरी ट्रेवल करी है, और यहां पर है तो उसने x2 की दूरी ट्रेवल करी है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में उसकी एवरेज वेलोसिटी अगर निकालने को कहेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है कितना, x2 माइनस x1, और टाइम उसने लगाया है t2 माइनस t1। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा x बाई डेल्टा t। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आपको उन दो पॉइंट के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है डिवाइडेड बाई कितना टाइम लगाया। नोट करेंगे सर। अच्छा, अब एवरेज का मतलब होता क्या है? एवरेज हम उन चीजों का निकालते हैं जो चीजें बदल रही होती है। अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका एवरेज क्या आएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर मान लो मैं तुमसे कहूं कि मैथमेटिक्स में तुमने पहले भी एवरेज निकाला होगा, तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते थे, सबको ऐड कर देते थे और डिवाइड कर देते थे कि कितने नंबर थे, मतलब 5 लोग को ऐड किया तो 5 से हम उसको डिवाइड कर देते, यही करते थे। लेकिन अगर वो नंबर्स अलग अलग थे तो एवरेज भी ऑब्वियसली अलग अलग ही आएगा। लेकिन अगर वो सारे नंबर सेम होंगे तो एवरेज उसी के बराबर आ जाएगा। तो एवरेज तब बदलता है जब उसके जो जिसका एवरेज निकाल रहे हो वो चीज बदल रही होगी। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि एवरेज हम तब निकालते हैं जब कोई चीज बदल रही होती है, और हम अभी एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, मतलब वेलोसिटी जो है वो बदल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर यहां से मान लो लखनऊ जाएंगे तो हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट तो रहेगी नहीं, हमेशा बदलती रहेगी। कभी रेस्ट में भी रहेंगे, कभी 100 की वेलोसिटी भी रहेगी, तो ये वेलोसिटी बदल रही है। और हम उसका फिर एवरेज अगर निकालना चाहेंगे तो हम देखेंगे कि टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है डिवाइडेड बाय कितना टाइम हमने लगाया है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहां से लखनऊ तक का डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अलग होता है, डिस्प्लेसमेंट अलग होता है ना, तुम्हें पता है। तो यहां से लखनऊ का अगर डिस्प्लेसमेंट 200 किलोमीटर का है और टाइम तुमने लगाया मान लो
4 घंटे लगाया, ठीक है। तो हम जब उसका एवरेज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट 200 किलोमीटर को 4 घंटे से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर की आ जाएगी। अब इस एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, एवरेज का मतलब यह हुआ कि अगर तुम्हें अगेन यहां से लखनऊ जाना है और बीच में कोई भी टोल नहीं है, कोई भी ट्रैफिक नहीं है, और तुम 50 किलोमीटर पर आवर के कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते, तो क्या वही 200 किलोमीटर तुम 4 घंटे में कवर कर लेते? तो पहले तुमने वही 200 किलोमीटर ट्रैवल करने में 4 घंटे लगाए, लेकिन अपनी वेलोसिटी बदल बदल के, कभी 100 कभी 0, इस तरह से बदल बदल के, तो 4 घंटे में तुम तभी भी पहुंचे थे और तुमने 200 किलोमीटर ट्रैवल किया था। एवरेज निकाला 200/4 इज इक्वल टू 50। अब ये 50 एवरेज आया है, इसका मतलब समझना, एवरेज का मतलब ये है कि अगर तुम 50 की कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहते, तभी भी तुम वही 200 किलोमीटर 4 घंटे में कवर कर लेते, ठीक है। तो एवरेज सिर्फ यहां पर नहीं, कई जगहों पर हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है। एवरेज फोर्स, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इस तरह से हम कई जगह एवरेज निकालते हैं, एवरेज प्रेशर भी निकालते हैं। तो एवरेज का मतलब यह हुआ कि जो काम बदलती हुई चीज कर रही है, वही काम एक कांस्टेंट चीज भी कर देगी, तो वो कांस्टेंट चीज क्या है, वो एवरेज है, ठीक है। तो जो काम बदलती हुई चीज ने किया है, वही सेम काम कांस्टेंट चीज भी कर दे, तो उस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं एवरेज, ठीक है। निकालने का तरीका क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। नोट किया सबने, ठीक है। दूसरा होता है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड में हम क्या कहेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब इसको जब निकालना है तो हमको डिस्प्लेसमेंट नहीं देखना है, हमको डिस्टेंस देखना है। तो उसको मैं डिफाइन कर रहा हूं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा होगा तो क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम हो जाते हैं? अगर स्ट्रेट लाइन पे नहीं चल रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों अलग हो जाएगी। जो भी हो, हमें एवरेज निकालना होगा वेलोसिटी का, तो डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे, एवरेज निकालना होगा स्पीड का, तो हमको डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टाइम से, ठीक है। तो ये दो बेसिक फॉर्मूले हो गए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के। ठीक है। अब जैसा मैंने तुमको पहले भी बताया था कि जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होता है या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी ये उससे छोटा नहीं होता है, ये बताया था तुम्हें। और मैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस लगा देता हूं। मॉडुलस इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तो हम सिर्फ उसकी पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। तो जब भी डिस्टेंस आएगा तो वो डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, उससे छोटा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो अगर मैं डिस्टेंस को, टोटल है ये, टोटल डिस्टेंस है ये, टोटल डिस्प्लेसमेंट है, अब ये टोटल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो एवरेज स्पीड होती है ये ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है। अब ये एवरेज वेलोसिटी के सामने भी मैं मॉडुलस लगा रहा हूं, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो एवरेज वेलोसिटी भी नेगेटिव आ सकती है, ठीक है। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। तो हमने सिर्फ उसकी पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर किया है और कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी आर वेक्टर क्वांटिटीज, इनके पास डायरेक्शन होते हैं, आर वेक्टर्स। और जो भी वेक्टर्स होते हैं वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकते हैं। दे कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है,
और एवरेज स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर हमेशा क्या होते हैं? दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होता है? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। तो अगर कोई पार्टिकल पहले ए पर है और वो बी पर पहुंचता है, किस रास्ते पे पहुंचता है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ होगा। ये डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, उसके पास डायरेक्शन होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, एवरेज वेलोसिटी भी एक वेक्टर है। तो जब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा तो एवरेज वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा, और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी का भी सेम डायरेक्शन कहा जाएगा। ठीक है, तो अगर पार्टिकल ए से बी गया है तो जो डायरेक्शन ए से बी के डिस्प्लेसमेंट का होगा वही डायरेक्शन ए टू बी की एवरेज वेलोसिटी का भी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट and average velocity is same from A to B। ठीक है, वेक्टर है तो डायरेक्शन होना ही पड़ेगा, और दोनों वेक्टर के पास डायरेक्शन A से B की तरफ ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई कुछ थ्योरी का पार्ट, जिसमें हमको कोई भी कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछा जा सकता है कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरफ होगा, या एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि जो भी वेक्टर्स हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन जो स्केलर हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। ठीक है, अब हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। फॉर्मूला सिंपल आपको बता दिया गया है। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल्स किया जाएगा, और फिर मैं आपको दो केसेस बताऊंगा, जिन दो केसेस के ऊपर जनरली क्वेश्चंस इस टॉपिक में बन सकते हैं। ठीक है, तो नोट किया सबने? हाँ, ठीक है, तो एक क्वेश्चन नोट करोगे। इट इज 200 किलोमीटर्स, it is 200 kilometers from Pune to Mumbai. It is 200 kilometers from Pune to Mumbai by road. It is 200 kilometers from Pune to Mumbai by road and 150 kilometers by air. It is 200 kilometers from Pune to Mumbai by road and 150 kilometers by air। क्या मतलब हुआ इसका? एयर का जो दिया है वो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट दूरी बताई होगी, और रोड से जो जा रहे हैं वो 200 किलोमीटर की डिस्टेंस के बारे में बताया। ठीक है, आगे लिखेंगे, अ बस टेक्स 4 hours for the journey. A bus takes
4 hours for the journey, and an aeroplane takes 30 minutes, and an aeroplane takes 30 minutes. अब तुम कहोगे एरोप्लेन तो ऊपर गया, फिर हवा में उड़ा, फिर नीचे आया, तो यहां पे हम उस पार्ट को इग्नोर करेंगे, तो ब्रैकेट में लिख लो इग्नोर द वर्टिकल मोशन ऑफ द एरोप्लेन, इग्नोर द वर्टिकल मोशन ऑफ द एरोप्लेन. Find the average velocity and the average speed. Find the average velocity and the average speed of the bus and the plane. Find the average velocity and the average speed of the bus and the plane. Go. $55. $50 आएगा ना. क्या किसकी है? एरोप्लेन की एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, हाँ, और एवरेज स्पीड सेम आएगी, क्योंकि जो एरोप्लेन है भाई वो तो स्ट्रेट लाइन पे ही जाने वाला है, तो उसका डिस्टेंस भी वही है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी वही है. एरोप्लेन थोड़ी ना रोड से जाएगा 200 किलोमीटर, एरोप्लेन तो सीधा चला जाएगा 150 किलोमीटर, तो उसने डिस्टेंस ही वही ट्रैवल किया होगा, उसने डिस्प्लेसमेंट भी वही ट्रैवल किया होगा. तो एरोप्लेन के लिए दोनों चीजें सेम आएंगी, बस के लिए अलग अलग होगी. तो बस के लिए अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो ठीक है, बस भले ही रोड से गई है बट डिस्प्लेसमेंट तो 150 किलोमीटर ही है. डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट दूरी, तो बस पहले पुणे में थी, फिर मुंबई में गई, किस किस रास्ते पे गई उसको डिस्टेंस से फर्क पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट को तो शॉर्टेस्ट दूरी से फर्क पड़ता है. तो हम कह सकते हैं कि 150 किलोमीटर बस का डिस्प्लेसमेंट है और उसने 4 आवर्स का टाइम लगाया है, तो यह आएगा 37.5 किलोमीटर पर आवर. ये बस की एवरेज वेलोसिटी है. ठीक है, वही एवरेज स्पीड निकालनी है तो क्या करना है, 200 को डिवाइड करना है, क्योंकि अब डिस्टेंस ऊपर आएगा, एवरेज स्पीड में डिस्टेंस ऊपर आएगा और बस ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 200 किलोमीटर, टाइम तो वही 4 घंटे उसने लगाया है, वो तो सेम ही रहेगा, तो एवरेज स्पीड उसकी 50 किलोमीटर पर आवर आ जाए. ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम एंड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. एरोप्लेन, एरोप्लेन का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम है. क्यों सेम है? स्ट्रेट लाइन पे कोई जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, डिस्टेंस भी सेम होगा, तो यहां पर आप कहोगे जो उसकी एवरेज वेलोसिटी है
वही उसकी एवरेज स्पीड है। और ये दोनों होंगे 150 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय, क्योंकि मिनट में है तो उसको आवर में चेंज करेंगे, 30 मिनट्स का मतलब 1/2 आवर, तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 300 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलता है तब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैसे अलग अलग हो जाती है। एरोप्लेन स्ट्रेट लाइन पे चला, इसके लिए उसकी दोनों वैल्यूज सेम आई, लेकिन बस स्ट्रेट लाइन पे नहीं चली, बस तो किसी और पाथ पे चली, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड उसकी अलग आती है। ठीक है, नोट किया सबने? ठीक है, अब देखो जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्ट्रेट लाइन के आते हैं। ठीक है, बट एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें इसलिए कराया कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं भी होगा तभी भी हम एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिलेंगे वो 99% स्ट्रेट लाइन के ही मिलेंगे। क्या स्ट्रेट लाइन पे एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड अलग अलग हो सकती है? हो सकती है। कैसे बताओ? अगर कोई स्ट्रेट लाइन पे गया और उसी लाइन पे लौटने लगा, तो जब लौटने लगोगे तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों अलग हो जाएंगे। जैसे तुम 20 मीटर आगे गए और 5 मीटर लौट आए तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट तो 15 का ही हुआ, लेकिन डिस्टेंस तुम्हारा 25 का हो गया। तो जब तुम एक ही तरफ चलते जा रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर चलते चलते लौटने लगोगे उसी लाइन पे तब दोनों फिर से अलग हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड जब हम एक ही तरफ चल रहे हैं तो दोनों सेम रहेंगी। और उनके ऊपर क्या केस बनते हैं, तो पहला केस मैं बता देता हूं। पहले केस में क्या होगा कि हमको वेलोसिटी दी रहेगी और हमको डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी है वो दिया रहेगा। एक पार्टिकल मान लो स्ट्रेट लाइन पे चलता है, यहां से स्टार्ट करता है, और उसके बारे में बताया गया है कि ये पार्टिकल v1 की वेलोसिटी से चला है कुछ देर तक, फिर कुछ देर तक वो चलता है v2 की वेलोसिटी से, फिर कुछ समय तक चलता है v3 की वेलोसिटी से, आगे हो सकता है v4 से चले, v5 से चले, मतलब वो वेलोसिटी हमेशा बदल रहा है। और अगर कोई चीज बदलती है तभी हम उसका एवरेज निकालते हैं। अगर वो स्टार्टिंग से एंड तक कांस्टेंट v से आ जाता तो एवरेज उसका v ही रहता। मतलब अगर वो एक जगह स्टार्ट करता है दूसरी जगह पहुंचता है और हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर से चलता गया तो उसका एवरेज 50 ही रहेगा। लेकिन कभी वो 50 से चला, कभी 60 से चला, कभी 30 से चला, कभी 20 से चला, तब उसका एवरेज हमको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे वो अपनी वेलोसिटी बदलता जा रहा है, कभी v1 से चला, फिर v2 से चला, फिर v3 से चला और फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच गया। हमको वेलोसिटी गिवन है और डिस्प्लेसमेंट गिवन है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह हुआ कि अब हमको यह बताया गया है कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो x1 की है, यहां से यहां तक की दूरी जो है वो x2 की है, और ये जो दूरी है वो x3 की है। मतलब हमको ऐसे सवाल जिसमें वेलोसिटी बताएगा और डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम बताता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। जैसे बताता कि x1 चला, x2 चला, x3 चला,
T1 लगाया, T2 लगाया, T3 लगाया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3, वहां से निकल जाता। लेकिन हमको डिस्प्लेसमेंट तो बताया है लेकिन टाइम नहीं बताया है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमको टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक, अब टाइम कैसे निकलेगा? टाइम निकलता है, आपको पता है कि टाइम को हम कह सकते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये कब यूज करते हैं? जब एक्सेलरेशन नहीं होता है, और यहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये कांस्टेंट v1 से गया है, फिर कांस्टेंट v2 से गया है और फिर कांस्टेंट v3 से गया। तो जब कांस्टेंट कांस्टेंट से जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि इसने जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, जितनी भी स्पीड से ट्रैवल किया होगा, इसने यहां से यहां तक जो टाइम लगाया होगा वो टाइम हो जाना चाहिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक, अब अगर मुझे v एवरेज निकालना है तो v एवरेज निकालने का तरीका है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। हो सकता है यहां T1 टाइम लगाया हो, ये T2 लगाया हो, T3 लगाया हो, गिवन नहीं है टाइम, बट मैंने माना है कि T1 T2 T3 का टाइम उसने लगाया होगा। ठीक, टाइम कैसे निकाल सकते हैं? टाइम T1 निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्मूले से। तो ये टाइम T1 यहां से यहां तक लिख सकते हैं x1 बाई v1, ये टाइम लिख सकते हैं x2 बाई v2, ये टाइम लिख सकते हैं x3 बाई v3। तो अगर ऐसा करा जाए तो v एवरेज हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3, और भी हो सकते थे इसके आगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई T1 को क्या लिखा गया? x1 बाई v1 प्लस इसको लिखा गया x2 बाई v2 प्लस इसको लिखा गया x3 बाई v3। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें तब लगाना है जब हमको डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा और वेलोसिटी दी रहेगी, टाइम नहीं दिया रहेगा। तो टाइम हम निकाल लेंगे और टाइम निकालने के बाद हम एवरेज वेलोसिटी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एवरेज आएगा इस तरीके से, ये एवरेज वेलोसिटी का ये कहना है कि भाई इसने यहां से यहां तक की जो जर्नी है, मान लो इस पॉइंट को ए कह दें, इसको बी, सी एंड डी, तो ये ए से लेकर डी तक गया है, लेकिन हमेशा उसकी वेलोसिटी बदल रही थी। कभी v1 से गया, फिर v2 से गया, फिर v3 से गया, तो बदलती हुई वेलोसिटी से वो a से लेकर d तक गया है। कुछ टाइम भी लगाया होगा उसने पहुंचने में, a से d पहुंचने में कुछ समय लगाया होगा। अब ये मैं कह रहा हूं कि अगर उसने a से d पहुंचने में जो भी समय लगाया बदलती हुई वेलोसिटी से, ये उतने ही समय में पहुंच जाएगा इतनी वेलोसिटी से। तो अगर ये कांस्टेंट a से d इसी से चलता रहता, कांस्टेंट a से d इसी से चलता रहता, तभी भी ये उतना ही समय लगाता जितना समय अभी उसने बदलती हुई वेलोसिटी से लगाया है। तो एवरेज का मतलब समझना इंपॉर्टेंट है। एवरेज का मतलब यह होता है कि जो काम बदलती हुई वेलोसिटी कर रही है जितने समय में, वही काम एक कांस्टेंट वेलोसिटी भी कर सकती है उतने ही समय में। तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है? वही वो एवरेज है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। A particle traveling in a straight line. A particle traveling in a straight line travels first 20 kilometers, first 20 kilometers with 10 kilometers per hour,
first 20 kilometers with 10 kilometers per hour. Next 100 kilometers. Next 100 kilometers with 20 kilometers per hour. Next 100 kilometers with 20 kilometers per hour. And next 90 kilometers with 30 kilometers per hour. Next 90 kilometers with 30 kilometers per hour. Find average velocity. ट्वेंटी वन ठीक। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको पढ़ते के साथ समझ में आएगा कि हमको डिस्टेंस दिया है और वेलोसिटी दी है। तो जब भी डिस्टेंस वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी दी है तो हमें यही फॉर्मूला लगाना है। पहला 20 किलोमीटर 10 की वेलोसिटी से चला, फिर 100 का 20 की वेलोसिटी से चला और अगला 90 जो है वो 30 की वेलोसिटी से चला। ठीक है, तो और इस तरीके के प्रॉब्लम में हमें डायरेक्टली एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका पता है। एवरेज वेलोसिटी को हम लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब 20 प्लस 100 प्लस 90, ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई x1 बाई v1 मतलब 20 बाई 10 प्लस x2 बाई v2 100 बाई 20 प्लस x3 बाई v3 90 बाई 30। समझ में आया फॉर्मूला कैसे लगाना है? ये फॉर्मूला तब लगाना है जब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी गिवन होगी। तो आपको डिस्प्लेसमेंट लिख देना है x1 प्लस x2 प्लस x3 और नीचे लिखना है x1 बाई v1 x2 बाई v2 x3 बाई v3। तो ये आ जाएगा 210 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा 21 किलोमीटर पर आवर। ठीक, कितना समय लगाया उसने इस जर्नी को कंप्लीट करने में? 10 घंटे लगाए। और कितने किलोमीटर चला है टोटल? अगर वो 21 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 10 घंटे तक चलता तो क्या 210 कवर कर लेता? तो एवरेज का मतलब यह हुआ कि जो काम ये बदलती हुई स्पीड से कर रहा है वही काम ये कांस्टेंट स्पीड से कर देगा। अगर ये 21 की स्पीड से चलता बिना वेलोसिटी को बदले हुए वही 210 किलोमीटर 10 घंटे में पहले भी पहुंचता था, 10 घंटे में अभी भी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो फिर से मैं कह रहा हूं एवरेज का मतलब हुआ कि जो काम बदलती हुई वेलोसिटी कर रही है वही काम कांस्टेंट वेलोसिटी भी उतने ही समय में कंप्लीट कर सकती है, तो वो एवरेज कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। A particle traveling in a straight line, a particle traveling in a straight line travels half of the distance, travels half of the distance with the speed v1, and next half of the distance with the speed v2. Half of the distance with the speed v1 and next half of the distance with the speed v2. Then find its average velocity. Half of the distance with the speed v1 and next half of the distance with the speed v2. Then find its average velocity. क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो एवरेज स्पीड पूछूं या एवरेज वेलोसिटी पूछूं, दोनों एक ही आने वाली हैं। देखो, इस तरीके के सवाल जिसमें ये कहेगा कि आधी दूरी v1 से चला, आधी दूरी v2 से चला, ये नहीं बताया कि वो आधी दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर है, 10 है, 100 है, ये नहीं। टोटल जितना चलना था उसका आधा वो v1 से चलता है और आधा v2 से चलता है। ठीक, तो आप इसमें टोटल को कुछ भी मान लें, टोटल को 100 मान लें, टोटल को 50 मान लें, टोटल को 1 मान लें, टोटल को x मान लें, आंसर सेम आएगा, आंसर को फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि मैं इसी क्वेश्चन में ऐसा भी कह सकता था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें मैं कहूंगा कि पहला 1/3 v1 से चला और अगला 2/3 v2 से चला। तो मैंने कहा ना कि टोटल कितना है उससे फर्क नहीं पड़ता है जब इस तरीके का दिया जाता है कि 1/3, 2/3, 1/4, 3/4, ऐसा जब भी दे देगा, टोटल आप कितना मानते हो उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल x मानोगे तभी भी आंसर आएगा, टोटल आप 100 मानोगे तभी भी आंसर आएगा। तो टोटल माना क्या जाए जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अगर मैं कहता हूं कि पहला हाफ v1 से चला, दूसरा हाफ v2 से चला, तो क्या दोनों के डिनोमिनेटर में 2 और 2 आ रहा है? हाफ का मतलब 1/2, हाफ का मतलब 1/2 आ रहा है। तो एक बार सोच लेता हूं कि क्या जैसे मैंने 1/3 और 2/3 दिया होता तो क्या मानने से सही रहता? 6 मानने से सही रहता, अदरवाइज 3 भी मानोगे तो आसान रहेगा। ठीक है, तो तुम एक काम करो, देखो मैं ऐसा कोई जनरल मेथड नहीं बता रहा हूं, 1/3 1/5 कह देगा तो तुम्हें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो एक काम करो कि जो उसका डेनोमिनेटर है 1/2 और 1/2, दोनों के डेनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। हम मानेंगे कि टोटल कितना चलना है? 4 किलोमीटर। समझ में आ रही बात? क्या किया मैंने? हमको कहा गया है जितना भी चलना है उसका आधा, हाफ चला है v1 से,
और उसका आधा हाफ जो बचा है वो चला है V2 से। तो अगर हाफ चला है V1 से और हाफ चला है V2 से, तो आप ये कहोगे कि दोनों के डेनोमिनेटर 2 और 2 है, तो मैं टोटल डिस्टेंस को मान लेने वाला हूं 4 किलोमीटर या 4 के बराबर, वॉट एवर द यूनिट इज, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 के बराबर मानते हैं। ठीक, 4 के बराबर मानने से क्या हुआ, अब हमको पता चल गया कि पहला वो चल रहा था V1 से, कितने किलोमीटर तक चला, 2 किलोमीटर। फिर वो चलता है V2 से, कितने किलोमीटर चला, अगेन 2 किलोमीटर। ये समझ में आ गया? क्या यहां पे डिस्टेंस और स्पीड हमको पता चल गई है? और डिस्टेंस और स्पीड पता चल गई है तो फॉर्मूले में रख सकते हैं ले जाके वैल्यू, फॉर्मूले में वैल्यू ले जाके रखते हैं तो V एवरेज हम लिखेंगे, क्या लिखते हैं, x1 प्लस x2। तो x1 कितना है 2, x2 भी कितना है 2, डिवाइडेड बाई x1 बाई V1 प्लस x2 बाई V2। ऐसा कर सकते हैं, तो ऊपर से 4 आ जाएगा, ठीक है, नीचे से 2 को कॉमन ले लोगे, 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 ये आ जाएगा, ये कैंसिल होकर ऊपर बचेगा 2, ऊपर 2 बचा है, नीचे क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे, नीचे हम एलसीएम लेंगे, और जब एलसीएम लेंगे तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई होता है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई। ठीक है, 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई वाई होता है x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। एलसीएम लेने के बाद तो ये 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 है, तो ये आ जाएगा V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई V1 V2। अब ये जो नीचे वाला है ये ऊपर चला जाएगा और आंसर मिलता है 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। देखो मैं तुमसे ये बता रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि तुम 2 किलोमीटर ही मानो, तुम x और x भी मान सकते हो, l और l भी मान सकते हो, 1 और 1 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन क्या मानने से हमारी कैलकुलेशन आसान रहेगी उस बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। अगर कहता है कि फर्स्ट पहला आधा दूरी, आधा मतलब 1/2 दिया है तो नीचे वाला 2 देगा, फिर 1/2 दिया तो नीचे वाला 2 देगा, दोनों 2 को जोड़ दिया टोटल 4 आ गया, और 2 + 2 अगर 4 आ रहा है तो टोटल डिस्टेंस मैंने 4 को मानना है। ठीक है, अगर दिया होता पहला 1/3 V1 से चला और बाकी 2/3 V2 से चला, टोटल क्या मान लेते, 6 मान लेते, टोटल हम क्या मान लेते, 3 + 3 जोड़ के 6 मान लेते। ठीक, पहला 1/3 चलता है V1 से, फिर वो चलता है 1/4 V2 से, और फिर कितना बच जाएगा, 1/3 + 1/4 हो जाएगा 7/12, 5/12 चलता है V3 से। मान लो 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 5/12 भी होगा ना, 1/3 1/2 5/12। अब हम टोटल क्या मानेंगे, टोटल हम 12 मान के कर सकते हैं, बट बेहतर है कि आप इन तीनों को जोड़ दें। ठीक है, एलसीएम भी नहीं लेना पड़ेगा, टोटल जोड़ दो, तो टोटल जोड़ेंगे तो 12 4 16 और 3 19, 19 से फंस सकते हो, हमें 12 मानना पड़ेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा और रिफाइन कर देता हूं इसको। ठीक है, क्या मानना है तुम्हें, एलसीएम मानना ज्यादा आसान रहेगा। रुक जाओ, ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा मतलब ऐसा कर देता हूं कि कोई क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन तुम्हारे मेथड से नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बट हमें टाइम बचाना है। ठीक है, हम जितना टाइम सेव कर पाए उतना हमारे लिए बेहतर रहेगा अगले क्वेश्चन में जंप करने के लिए। तो तुम अभी इसमें थोड़ा सा चेंज में और करता हूं। कोई खास फर्क पड़ेगा क्या टाइम में, देख लेते हैं अभी, पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, और इस क्वेश्चन में बताया ना मैंने, तुम 4 किलोमीटर मानो, तुम 2 किलोमीटर मानो, तुम 1 किलोमीटर मानो, फर्क नहीं पड़ने वाला। इनफैक्ट अगर तुम 1 भी मानते, अगर मैं इस टोटल को 1 मानता तो ये कितना होता, टोटल अगर 1 मानता तो ये कितना होता 1/2, और ये भी हो जाता 1/2। टोटल x मानता तो x/2 x/2, कुछ भी मानोगे आंसर आएगा। लेकिन अब वो क्या मानना है जिससे कैलकुलेशन आसान हो, वही मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूं तुम्हें बताने की। ठीक है, तो फिलहाल इसको नोट करो, फिर मैं बताता हूं कि क्या आप मान सकते हो। एलसीएम मानना हमेशा बेहतर रहेगा, लेकिन एलसीएम निकालने में भी तुम्हें समय लग सकता है।
ठीक है, तो तुम एक काम करो, ठीक है, ये क्वेश्चन तुमने समझ लिया, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको समझाता हूं। अगर हमको दिया है कि पहला हाफ, फर्स्ट हाफ, और दूसरा भी दिया है फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, तो आप दोनों के डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके 4 आएगा, टोटल को 4 मान लो, मतलब दोनों के डेनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करके जो भी आता है आप टोटल उसको मान लो। अभी मैं वेरीफाई करूंगा कि क्या ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इस क्वेश्चन में कर रहा है, दूसरे में करेगा नहीं करेगा, वो वेरीफाई करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो अगर कहता है कि पहला आधा दूरी v1 से चला है, तो आधा का मतलब 2 आ रहा है नीचे, और अगली आधी दूरी भी वो v2 से चला, तो अगेन 2 आ रहा है, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई करके 4 आ गया, ये हम टोटल मान लेंगे 4 के बराबर है, टोटल को मैंने मान लिया 4 के बराबर। ठीक, इस क्वेश्चन का काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में वेरीफाई करते हैं कि क्या ये तरीका काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर हमसे इस क्वेश्चन में कहता है कि अगेन एक पार्टिकल चल रहा है और पहला फर्स्ट हाफ, अभी मैं लिखवा, अभी तुम्हें कुछ लिखना नहीं है, हमको लिखता है कि ये 1/3 है, फिर ये मान लो 1/5 है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 और 8/15, तो 7/15 ये बच गया। पहला 1/3 चला v1 से, अगला 1/5 चला v2 से, और अगला जो 7/15 चला वो v3 से चला, मान लेते हैं। तो हम इनके डेनोमिनेटर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम ले सकते हो अगर लेना चाहो तो, अदरवाइज तुम सीधे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो 15 टाइम्स 5 इज 75, 75 टाइम्स 3 इज कितना आ जाएगा, 225, 225। हम टोटल को मानते हैं, मान लो 225 मान लो, ठीक है। देखते हैं कि क्या इससे क्वेश्चन आसान होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो मैं तो नॉर्मल मेथड से कहूंगा। अच्छा, 225 निकलने के बाद पहला 1/3, अच्छा 225 का 1/3 कितना होगा, 225 का 1/3 कितना होगा, 225 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 7 21 और 15 75। पहला 75 वो चल रहा है v1 से, फिर अगला कितना बचेगा 1/5, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 45, और लास्ट में 7/15, तो इसको 7/15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15, और ये 150 75 15 22 इंटू 7, 15 इंटू 7 कितना होगा 9105। देखो इतना आ रहा है क्या, ठीक। अब हमको क्या पता चल गया, टोटल डिस्टेंस पता चल गया, ठीक। अब अगर मुझसे एवरेज वेलोसिटी निकालने को कहता है, अभी नोट नहीं करना है, अभी समझना है, तो अगर टोटल डिस्टेंस निकालने को कहता है तो टोटल डिस्टेंस कितना है 225। अब यहां पे क्या लिखना है, x1 बाई v1, x2 बाई v2, x3 बाई v3। x1 कितना है 75 बाई v1, प्लस ये आ जाएगा 45 बाई v2, प्लस आ जाएगा 105 बाई v3। कैलकुलेशन आसान हुई या नहीं हुई वो डिपेंड करता है, v1 v2 v3 हमको दिया रहेगा और हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसे नहीं करते और हम x मान के करते तब क्या होता, ठीक है। मैं देखो तुम्हें एक चीज करके एक रिजल्ट बता रहा हूं, तो वही तरीका लगाना है। अगर मैं इसको मान लेता 1/3, इसको मानता 1/5, इसको मानता 7/15, और फिर हम एवरेज निकालते, तो हम लिखते टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 1/3 प्लस 1/5 प्लस 7/15 डिवाइडेड बाई x1 बाई v1, 1/3 डिवाइडेड बाई v1 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाई v2 प्लस 7/15 डिवाइडेड बाई 3। एक काम करो, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी, तो नॉर्मल मेथड से करते हैं। आपको टोटल क्या मानना है, टोटल मानना है क्या, टोटल मानना है 1। जो भी क्वेश्चन आए आप टोटल मान लें 1। किन क्वेश्चंस में, जिन क्वेश्चन में कहता है कि पहला हाफ दूसरा हाफ, पहला 1/3 दूसरा 2/3, पहला 1/5 दूसरा 4/5, ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हम टोटल डिस्टेंस को 1 के बराबर मानेंगे, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे हमें वी विल एज्यूम total distance is equal to 1 of 1
in these types of problems. ठीक है, बस ये बात याद रखो कि टोटल को हम लोग 1 मान लेंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, हालांकि अगेन जैसे मैंने कहा कि टोटल को आप कुछ भी मानोगे आंसर आएगा, बट हम टोटल को 1 मान के करेंगे. ठीक है, बुक्स में जनरली x मान के करता है, x कैंसिल हो जाता है, आप 1 मान के कर सकते हो. 1 से क्या होगा कि पता रहेगा कि हमें हर जगह 1 ही यूज करना है. ठीक है, जैसे अगर कहेगा कि पहला 1/3 तो डायरेक्टली वो 1/3 किलोमीटर हो जाएगा, कहेगा 2/3 तो वो 2/3 किलोमीटर हो जाएगा. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर. A particle traveling in a straight line, a particle traveling in a straight line travels with velocity v1 for 1/3 of the distance, travels with velocity v1 for 1/3 of the distance, and with velocity v2 for the 2/3 of the distance. A particle traveling in a straight line travels with velocity v1 for 1/3 of the distance, with velocity v2 for 2/3 of the distance. Find average velocity. v1 v2 भी तो आएगा कुछ. कुछ और आंसर आ रहा है तुम्हारा? क्या आ रहा है? अभी किसी ने कुछ और आंसर बताया था क्या? तो उसमें 3 कॉमन लो नीचे से. ठीक है, तो क्या करना है फिर से समझते हैं. हमको कहता है कि पहला 1/3 v1 से चला तो आप मान लेंगे कि ये दूरी है 1/3 किलोमीटर की. अगला 2/3 v2 से चला तो आप मान लेंगे ये दूरी है 2/3 की. मतलब जो दिया है वही दूरी है. 1/3 दिया है तो 1/3 की दूरी है, 1/5 दिया है तो 1/5 की दूरी है, जो दिया है वही दूरी. ठीक है, अब हमको ये दोनों पता है, स्पीड पता है, तो अब हमें एवरेज निकालना है. तो पता है हमें फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. टोटल कितना है? 1. टोटल है 1, तभी तो उसको 1/3 और 2/3 लिखा है. टोटल है 1. ठीक है, डिवाइडेड बाई x1 बाई v1, मतलब 1/3 बाई v1 प्लस 2/3 बाई v2. ठीक, अब थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1/3 v1 प्लस
2/3 V2 इज इक्वल टू 1/, यहां से तुम 3 को चाहो तो कॉमन ले लो, ठीक है। 1/3 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1/V1 प्लस 2/V2। ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला गया, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, मैंने बताया था मतलब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके संग मल्टीप्लाई करना है V2, इसको इसके संग मल्टीप्लाई करना है 2V1 डिवाइडेड बाई V1 इंटू V2। फाइनली ये ऊपर चला जाएगा और ये आएगा 3V1 V2 डिवाइडेड बाई V2 प्लस 2V1। ठीक है, ये एलसीएम का पार्ट तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होगा। तो आपको टोटल को 1 मान लेना है, टोटल को 1 मान लेना है, और 1 मानने के बाद ये वाला हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3। फॉर्मूला लगा देंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई x1/v1 प्लस x2/v2। ठीक है, बाकी तो आपको थोड़ा मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी, एलसीएम लगाना ही पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। A particle traveling in a straight line, a particle traveling in a straight line travels with V1, for 1/5 of the distance, travels with V1 for 1/5 of the distance, with V2 for 1/3 of the distance, and the remaining distance with V3, and the remaining distance with V3. Find average velocity. 1/5 किससे किया है, V1 से, फिर 1/3 दिया है शायद, है ना, पहला 1/5 गया है V1 से, फिर 1/3 गया है V2 से, लेकिन कुछ बचा हुआ है, जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो चलता है V3 से। तो अब एवरेज क्या होगा, तो बचा हुआ निकालो पहले, क्या होगा, 1/2 1/3 चल गया, 1/5 चल गया, तो बचा कितना होगा।
चेक करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को टोटल मानना है 1। टोटल का मतलब क्योंकि ये जर्नी 3 पार्ट्स में है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 1 होगा। x1 हमको 1/5 दिया है, 1/5 दिया है तो x1 1/5 हो जाएगा। 1/3 दिया है तो x2 1/3 हो जाएगा। x3 हमको नहीं पता, तो x3 अगर हम निकाल लेंगे तो तीसरा पार्ट भी आ जाएगा। तो पहले तो इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये 15 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, प्लस x3 इज इक्वल टू 1। तो x3 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 8/15, तो x3 मिल जाएगा 7/15। ठीक है, तो अब हमको x1 x2 दिया था, x3 निकालना होगा। कैसे निकालना होगा समझ में आया? x1 हमने ले लिया 1/1/5 दिया है तो x1 1/5 है, 1/3 दिया है तो x2 1/3 है। अगर मान लो हमको दिया होता 1/5 एंड 3/7 तो x2 कितना होता? 1/5 दिया होता पहला और दूसरा दिया होता 3/7, तो x2 को क्या मानते? 3/7। जो दिया है वही x2 है। 3/4 x2 3/4, जो दिया है वही x2 हो जाएगा। ठीक है, तो x1 हमको 1/5 दिया है तो 1/5, x2 1/3 दिया है तो 1/3, x3 हमको नहीं पता, टोटल 1 है हमको ये पता है, टोटल को हमको 1 ही मानना है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों पता है, तो x3 निकाल लिया, 7/15 आ जाता है। अब एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में हमको क्या लगाना है? हमको पता है, हमको लिखना है x1 प्लस x2 प्लस x3, इन तीनों का सम कितना है? यही फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई x1 बाई v1 प्लस x2 बाई v2 प्लस x3 बाई v3। यही फॉर्मूला हमको यूज करना है जो तुम्हें बताया था। ठीक है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना है? 1। ये तो हमेशा 1 आने वाला है, ऊपर हमेशा आपको 1 ही लिखना है, टोटल 1 के बराबर है। अब आता है x1 बाई v1, x1 है 1/5, तो 1/5 डिवाइडेड बाई v1 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई v2 प्लस 7/15 डिवाइडेड बाई v3, ये करना होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1/5 v1 प्लस 1/3 v2 प्लस 7/15 v3। अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। किनका एलसीएम लेंगे? 5, 3 और 15 का एलसीएम लेंगे, जो कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक है, 5 और 3 और 15 ये तीनों नंबर 15 के मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। तीनों की टेबल में 15 आता है, 5 की टेबल में 15 आता है, 3 की टेबल में 15 आता है, 15 की टेबल 15 आता है। तो हमें एक ऐसा नंबर खोजना है जो तीनों की टेबल में आता है, वही एलसीएम होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब अगर ए बी सी 3 नंबर हैं, तो तीनों की टेबल में कौन सा सबसे छोटा सा छोटा नंबर आने वाला है? तो इन तीनों की टेबल में 5, 3 और 15 की टेबल में सबसे छोटा नंबर जो आने वाला है, जो कॉमन है तीनों की टेबल में, वो 15 है। तो 15 इज एलसीएम। ठीक है, और 15 अगर एलसीएम हो जाएगा तो यहां पे हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई, नीचे हम लिख देंगे 15, और क्या आएगा फिर? v1 v2 v3। ठीक, इधर क्या आएगा? 3। 3 क्यों आया? क्योंकि 5 इधर है और 15 एलसीएम आया है, तो 5 और 15 में 3 का फैक्टर बच गया। ठीक है, तो 3 का फैक्टर बच गया तो आएगा 3v2 v3 प्लस 5v1 v3 प्लस 7v1 v2। ठीक है, और फाइनली तुम इसको ऊपर रख दोगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो 15v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई 3v2 v3 प्लस 5v1 v3 प्लस 7v1 v2।
इतनी मैथमेटिक्स तो करी होगी शायद, हाँ, ये भी नहीं कर पाओगे? मुझे थोड़ा सोचना पड़ता है तुम लोगों को पढ़ाने के पहले कि मैथमेटिक्स कम से कम मैं यूज करूं। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस नहीं है, 2 साल तो समझ सकते हैं, लेकिन ये तो यार मतलब बेसिक कैलकुलेशन है, इसको करना आना चाहिए। एलसीएम लेना, एचसीएफ लेना, एचसीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स में। एचसीएफ क्या होता है, क्या मतलब होता है उसका? फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है 15 किन नंबर्स की टेबल में आ रहा है, वो जो नंबर्स है वो फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो 15 के कुछ फैक्टर्स होंगे, 20 के कुछ फैक्टर्स होंगे। ठीक है, और इन दोनों के फैक्टर में सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा कॉमन, उसको एचसीएफ कहते हैं। फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ने वाली, फिजिक्स में एलसीएम की जरूरत पड़ने वाली है। एलसीएम का मतलब आपको पता होना चाहिए। एलसीएम का मतलब है अगर मैं 2 नंबर का एलसीएम निकाल रहा हूं तो इन दोनों की टेबल में सबसे छोटा नंबर कौन सा आने वाला है। जैसे 3 और 5 का एलसीएम निकालने वाला हूं तो 3 की टेबल हम पढ़ेंगे, 5 की टेबल हम पढ़ेंगे, सबसे छोटा कौन सा मल्टीपल दोनों में आएगा, तो वो कौन आएगा? 15, क्योंकि 3 की टेबल में 15 आएगा, 5 की टेबल में 15 आएगा, ये एलसीएम होता है। ठीक है, तो अगर हमें यहां पे एलसीएम लेना था तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे 3 नंबर्स हैं। ठीक है, एक है 5, एक है 3 और एक है 15। इन तीनों की टेबल में 15 एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा है, वही उसका एलसीएम हो जाता है। ठीक है, चलो, तो आज मैंने तुम्हें सिर्फ एक ही टॉपिक पे क्वेश्चन कराए हैं जिसमें हमको यह पता होना चाहिए। देखो, 3 पर दे सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, 2 पर तो देता ही है, दो पार्ट्स के लिए तो आता ही है, 3 पार्ट्स के लिए भी आ सकता है, तीसरा पार्ट अननोन भी रह सकता है, बताएगा नहीं, पहले 2 पार्ट बता देगा, तीसरा अपने आप निकल आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आपको डिस्टेंस पता होगा, स्पीड पता होगा और तब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। इस तरह के प्रॉब्लम में हमें यह वाला तरीका लगाना है, टोटल को हमें 1 मानना है और फिर हमें आगे कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग दूसरा पार्ट करेंगे जिसमें हमें वेलोसिटी और टाइम दे देगा। ठीक है, दूसरा पार्ट करेंगे, वेलोसिटी और टाइम दे देगा। फिर हम लोग कल की क्लास में दोनों को मिक्स कर देंगे, मतलब ऐसा कहा जाएगा वेलोसिटी भी है, डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, मतलब बताऊंगा किस तरह की प्रॉब्लम है, उनको आपस में मिक्स करके प्रॉब्लम बनती है। कल पढ़ते हैं उसे।